नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम यूथ कंपटीशन की इकोनॉमिक्स देख रहे थे और ये आज हमारा चौथा वीडियो है जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं उद्योग क्षेत्र के बारे में। इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स के कुछ फंडामेंटल्स देखे, फिर हमने देखा था कृषि क्षेत्र को देख लिया था, हमने पंचवर्षीय योजनाओं को देख लिया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो उद्योग क्षेत्र पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो उद्योग क्षेत्र था उसका 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था। आज जो हम 40 क्वेश्चन के बाद चलेंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए इकोनॉमिक्स को हम ये वाली बुक पढ़ रहे हैं। इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें बहुत ही कॉन्सेप्ट वाली सारी न्यूज़ दी हुई हैं। सारे जो क्वेश्चन हैं वो कॉन्सेप्ट वाले दिए गए हैं। इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं लिया गया जो करंट से संबंधित हो। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहेगा तो आप करंट को अच्छे से जोड़ लेंगे। चलिए आगे प्रारंभ करते हैं। 40वें क्वेश्चन के बाद से प्रारंभ करते हैं। चलिए, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही कथनों का चयन करिए। ठीक है। नए पीएसयू यानी सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना आर्थिक सुधारों की भावना के विपरीत है। क्यों? कि देखेंगे आप उसका रीजन कि विनिवेश की प्रक्रिया विराष्ट्रीयकरण की ओर नहीं ले जाएगी। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है लेकिन इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें सही है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर्थिक सुधार एक वृहद संकल्पना है। प्रायः इसका अर्थ अल्पतम सरकारी नियंत्रण, अल्पतम सरकारी निषेध, निजी कंपनियों की अधिक भागीदारी, कर का अल्पतम दर आदि के संदर्भ में लगाया जाता है। अतः नए सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना उसके विपरीत माना जाएगा। उसके विपरीत माना जाता है। जबकि सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया निवेश कहलाती है। विनिवेश की प्रक्रिया आर्थिक सुधारों के अनुकूल है। इसे प्राप्त होने वाली रकम का इस्तेमाल सरकार विकास योजना में खर्च करती है, परंतु विनिवेश की प्रक्रिया विराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा नहीं देती है। यद्यपि कि विनिवेश प्रक्रिया में सरकार अपना कुछ हिस्सा निकालती है, परंतु उसकी मालिकियत बनी रहती, मतलब कि उसको मालिक बनी रहती है। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 2002 में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। भारत में विजय राघवन समिति की सिफारिश पर 1969 में एकाधिकार तथा संबंधित व्यापार अधिनियम यानी कि MRTP के स्थापना पर सन 2002 में 10 सदस्यीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया जो 2003 से प्रभावी हुआ। इस आयोग का प्रमुख कार्य अनुसूचित प्रतिस्पर्धा तथा एकाधिकार को नियंत्रित करना और कंपनियों के विलय तथा एकाधिकार को नियंत्रित करना और कंपनियों के विलय का अधिग्रहण पर निगरानी रखना है। भारत में विलय एवं अधिग्रहण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे सभी विलय एवं अधिग्रहण जिसमें FDI सम्मिलित है में NTLT की अनुमोदन की जरूरत होती है। देखेंगे सही है। निवेशकों को 23 दस्तावेज जमा करने होते हैं। कितने जमा करने होते हैं? 23 दस्तावेज जमा करने होते हैं, जो कि ये भी सही है। इन 23 दस्तावेज में से 20 दस्तावेज अनिवार्य हैं। जब आप देख रहे हैं इसमें कॉन्फ्लिक्ट देख लीजिए, जब 23 जमा करना ही है जब निवेशकों को, तो इसमें से 20 क्यों अनिवार्य रहेंगे भाई? 23 अनिवार्य रहेंगे। इस तरह राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 2016 में किया गया, जिसमें कंपनी अधिनियम 1956 का स्थान लिया। तो याद रखिएगा, पुराना कंपनी अधिनियम कब का था? 1956 का था। नया कब आया? 2013 के अधिनियम के गठन पर 2016 में आया। भारत में विलय एवं अधिग्रहण जिसमें FDI सम्मिलित सभी के लिए NCLT के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। साथ ही निवेशक कर्ता को 23 दस्तावेज जमा करना होता है, जिसमें से 9 अनिवार्य होते हैं, अतः कथन 3 गलत है। वह कौन सा वित्तीय
वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यम में विनिवेश आरंभ हुआ है, वह देखेंगे 1991 से 92 है। विनिवेश तथा सार्वजनिक उद्यमों में सरकार ने अपने स्वामित्व में कमी लाने की प्रक्रिया का आरंभ भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में किया, जबकि वे प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार 1991-92 में बजट में निवेश का प्रयोजन किया। जब वित्त मंत्री ने 1991 में और 92 में 2,500 करोड़ रुपए की विनिवेश की बात कही तो उस बजट के वर्ष 3,038 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। 1992 में सार्वजनिक उद्यमों के विनिवेश के लिए सी रंगराजन कमेटी गठित की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की, वह दी थी 93 में दी थी। तो याद रखिएगा विनिवेश की प्रक्रिया जब प्रारंभ हुई उस समय जो रखा गया था 2,500 करोड़ का विनिवेश की बात रखी गई थी, लेकिन सरकार को प्राप्ति कितनी हुई? सरकार को प्राप्ति हुई 3,038 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। अब है पिछले कुछ वर्षों में भारतीय उद्यमी क्षेत्र में सम्मिलित व अधिग्रहण की घटनाएं हो रही हैं। इसका कारण ये है कि भारत में एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम को पर्याप्त ढील दी जाए। तो बात सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक एवं व्यापार उदारीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने सन 1959 ईस्वी में पारित किए गए एकाधिकार एवं प्रतिबंध व्यापार अधिनियम में पर्याप्त ढील दी है, जिसका फलस्वरूप भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न कंपनियों एवं उद्योगों में सम्मिलित और अधिग्रहण की घटनाएं तेजी से ज्ञात हैं। ज्ञातव्य है कि भारत में 1959 में पारित एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यवहार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना, व्यापारिक एकाधिकार पर नियंत्रण तथा प्रतिबंधात्मक एवं अनुसूचित व्यापार को रोकथाम करना था। भारत ने अब तक इस अधिनियम के प्रावधानों में ढील देते हुए एक प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया। अब एक तरफ भारतीय फसलों के भारतीय संस्थान है और कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है। अब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है? वो इंडियन इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया का जो ऐसा जगह जहाँ पर वेजिटेबल्स यानी कि जो साग सब्जी होती है उस पर रिसर्च हो सके वो वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ है? ऐसा जगह जहाँ दालों के ऊपर रिसर्च हो सके वो कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ है? वह लखनऊ में है। शुगर केन जो गन्ना होता है उसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन कहाँ है? वह देखेंगे आप लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ है? वह देखेंगे बेंगलुरु में है। इसको याद रखिएगा, हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? वह आप देखेंगे बेंगलुरु में है। अब एक तरफ फसलों के परियोजन और निर्देशालय और जहाँ वह स्थित है उसके बारे में है। सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डायरेक्टेड ऑफ राइस रिसर्च कहाँ है? वह हैदराबाद में है। मतलब कि जो आप देखेंगे चावल के ऊपर रिसर्च होना वो कहाँ होगा? वह हैदराबाद में होगा। फिर डायरेक्टेड ऑफ व्हीट यानी कि जो गेहूं के बारे में रिसर्च होगा वो कहाँ होगा? करनाल में होगा। याद रखिएगा, करनाल जहाँ तक मुझे पता है ये हरियाणा पर उधर ही कुछ पड़ता है। डायरेक्टेड ऑफ मेजे यानी मक्का कहाँ पास है? वो नई दिल्ली में है। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ पल्स कहाँ है? वह कानपुर में है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया हुआ हो सकता है आपकी बात जो 2013 है जो आप 24 का आप दे रहे हैं 11 साल बाद दे रहे हैं, हो सकता है इस तरह के प्रश्न फ्रेम कर दे, प्री के तौर पे कर दे, क्योंकि मेंस में तो आप ऑप्शनल खत्म हो गया है। अब देखते हैं संस्थान और स्थान देख लेते हैं। सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल में है। करनाल में आप देखेंगे एक चीज और ऊपर हम लोग ने पढ़ा था, गन्ना के बारे में पढ़ा था ना, करनाल में गेहूं का है और वहीं पास आप करनाल में ही देखेंगे आपका मिट्टी का भी है। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? त्रिवेंद्रम में है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? मनीला में है। कहाँ है? मनीला में है। राइस के बारे में कहाँ है? वो मनीला में है। सेंट्रल
एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? वह जोधपुर में है। अब 49 क्वेश्चन देखते हैं। सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों में इकाइयों का विनिवेश कर रही है, का कारण क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पा रही हैं। तो आप देखेंगे बात तो सही है, दोनों मतलब सार्वजनिक क्षेत्र जो है कंपनी है कि रोजगार उतना सृजित नहीं कर पा रही, लेकिन ऊपर वाले की व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विनिवेश की प्रक्रिया 1991 में प्रारंभ की गई। 1996 में विनिवेश आयोग स्थापित किए गए। अगस्त 1996 में इसमें 58 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के बारे में अपनी सिफारिश दी। इनकी सिफारिश से पता चला कि सार्वजनिक विक्रय की अपेक्षा जो रणनीतिक विक्रय का प्रयोग 41 मामलों में करना चाहिए और सिर्फ 5 सार्वजनिक उद्योगों में सार्वजनिक विक्रय की नीति की सिफारिश की। अब है वाणिज्य प्रपत्र निम्नलिखित में से किसके लिए साख का सृजन करता है? वह देखेंगे कॉरपोरेट उद्योग के लिए करता है। वाणिज्यिक प्रपत्र कॉरपोरेट उद्योगों के लिए साख का सूत्र है। इसे आरबीआई द्वारा 1989 में लाया गया था। सिडबी की स्थापना की गई थी, किसके लिए की गई थी? वह की गई थी लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए की गई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी की स्थापना भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि आईडीबीआई के पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक बैंक के रूप में स्थापना अक्टूबर 1989 में हुई, जबकि इसका संचालन जो आप देखेंगे 2 अप्रैल 1990 से शुरू किया गया। यह बैंक सिडबी लघु उद्योगों की स्थापना, उनके वित्त पोषण, विकास तथा उनके कार्यों के संलग्न अन्य संस्थाओं का समन्वय करने वाले प्रमुख वित्तीय संस्थान है। सिडबी द्वारा अपने एकल खिड़की सेवा यानी सिंगल विंडो सर्विस के तहत भारतीय मुद्रा के साथ साथ विदेशी मुद्रा में भी ऋण लघु उद्योगों को उपलब्ध कराता है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? वह लखनऊ में थी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी की परीक्षा से संबंधित है। तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? वह लखनऊ में है, क्योंकि यूपी में इस तरह के प्रश्न खूब सारे बनते हैं। एक मिनट रुकिएगा। अब है भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सार्वजनिक संस्थान है, कौन सी है? वो भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक है। भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक यानी कि आईडीबीआई भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में से एक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक को अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में रखा है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारत के औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। आईबीडीआई की स्थापना 1964 में हुई थी। अब आगे देखते हैं ये कब हुई थी? 1964 में हुई थी। इसी आईडीबीआई ने ही क्या किया था? लघु उद्योगों को विकसित करने के लिए सिडबी की स्थापना की थी। सिडबी की स्थापना कब होती? 1989 में हुई थी। अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था ना। हाँ, 1989 में होती है। इसका संचालन कब होता है? 1990 से प्रारंभ होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब है मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? तो देखेंगे हथकरघे के विकास से है। ये प्रश्न जो अभी आया था, अभी हाल ही में कोई परीक्षा हुई तो उसमें भी आया था, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? तो वो जो देखेंगे हथकरघे जो लघु उद्योग होते हैं उनसे संबंधित है। उद्योग बंधु है एक, क्या है? वह देखेंगे औद्योगिक इकाई के समयबद्ध स्थापना एवं संबंधित समस्याओं के निराकरण में सहायता करने के लिए एक समिति है जिसे उद्योग बंधु कहते हैं। अब है
सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों को समयबद्ध स्थापना तथा उद्योग से संबंधित अन्य समस्याओं के समाधान में सहायता करने के लिए उद्योग बंधु नामक समिति का गठन 1988 में की थी। लघु उद्योग के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए। तो आप देखेंगे क्रमवार थोड़ा सा गलत है, तो इसमें दिया प्रथम बनी थी वो आपका काल्य समिति बनी थी 1955 में। फिर द्वितीय आबिद हुसैन समिति 1995 में बनी। फिर नायक समिति 1991 में बनी और एस कोहली समिति 2000 में बनी। अब है वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण शाख का संचालन करने वाली सर्वोच्च संस्था है। कौन सी सर्वोच्च संस्था है वह देखेंगे, नाबार्ड है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण शाख का संचालन करने वाली सर्वोच्च संस्था नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में शिवराम समिति की अनुशंसा पे की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि किसके सिफारिश पर आप देखेंगे नाबार्ड की स्थापना हुई है। तो नाबार्ड की स्थापना जो हुई है वह आप देखेंगे कि जो होता है शिवराम समिति की अनुशंसा पर 12 जुलाई 1922 में हुई है। ये डेट भी याद रखिएगा क्योंकि इसी डेट के दौरान देखेंगे 12 जुलाई को ही आपका हो सकता है लगभग पेपर ऊपर कुछ डिजाइन हो तो हो सकता है उससे वहां से ध्यान आ जाए आपको। अब है निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो आप देखेंगे वो सूती वस्त्र का उद्योग सबसे प्राचीन है। भारत में सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। भारत में प्राचीन काल में सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। इसके परिणाम सैंधव काल में मिले हैं। मध्यकाल में भी यह उद्योग विकसित अवस्था में है। आधुनिक काल में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल वर्ष 1854 में बम्बई में स्थापित किया गया था। अब 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित क्षेत्र में शुरू किया गया। कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में किया गया। कि वर्ष इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ष 1818 ईस्वी में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्ट में किया गया। ध्यातव्य है कि सूती वस्त्र के निर्माण हेतु सर्वप्रथम मशीनों का आविष्कार ग्रेट ब्रिटेन में हुआ और विश्व की सर्वप्रथम कैप्टन टेक्सटाइल प्लांट की स्थापना ग्रेट ब्रिटेन ने मैनचेस्टर में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में की थी। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अब है विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये है कृषि निर्यात का संवर्धन है। कृषि निर्यात का संवर्धन करना विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है। भारत के सबसे पुराने और बड़े पैमाने का उद्योग कौन सा है? देखेंगे आप, सूती वस्त्र उद्योग है। कृषि के बाद अगर कोई क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करता है तो आप देखेंगे वो सूती वस्त्र मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सॉरी जो तो आप देखेंगे कि फैब्रिक इंडस्ट्री है वो है। अब है एक मत्स्य पालन, फूलों की खेती, रेशम के कीड़े पालन और अंगूर की खेती। अंगूर की खेती के लिए तो अंगूर खेती ही मैच करेगी। मत्स्य पालन के लिए मछली है। फूलों की खेती के लिए आप देखेंगे फूल है। रेशम के कीट पालन के लिए रेशम, अंगूर खेती के लिए अंगूर है। ये क्वेश्चन बना क्यों? यूपी पीसीएस जीडीसी 2021 का प्रश्न है। इसको तो कोई चाह के भी गलत नहीं कर सकता है। ये ऐसा प्रश्न मुझे लग रहा है गलत होगा ही नहीं इसमें, क्यों फ्रेम हुआ पता नहीं। अब है कि हाँ, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। कहाँ है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय? वह देखेंगे आनंद में है। इसी की ही जो वो आती है आनंद डेयरी, वही इसी की आती है। तो मूल वाली राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना आनंद गुजरात में है।
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। वर्तमान में मनीष शाह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक हैं। शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंध के रूप में जाना जाता है। कौन सा? एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन के लिए जाना जाता है। मधुमक्खी पालन के लिए एपीकल्चर जाना जाता है। शहदों में सर शहदों में शहदों के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मुख्य मधुमक्खी का वैज्ञानिक प्रबंध एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। सेरीकल्चर किस लिए होता है? कच्चे रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन। अब उसको कहते हैं मोरीकल्चर। मोरीकल्चर किस लिए होता है? जो रेशम के कीट हेतु शहतूत की कृषि होती है। रेशम के कीट पाने के लिए शहतूत की जो कृषि होती है उसे मोरीकल्चर कहते हैं। अब देखेंगे लाख कल्चर जो होता है, लाख के उत्पादन हेतु लाख कीटों का पालन होता है। भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्र है, कहाँ है? आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में है। जब आप इंडिया का विभाजन देखेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि जूट इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का लगा था, क्योंकि जो जितनी भी इंडस्ट्री थी वो सब कहते हैं अपना पश्चिम बंगाल मतलब कि इंडिया में थी, और पश्चिम बंगाल उस समय का जो पूर्वी बंगाल जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था उसके पास सारे कहते कच्चे रॉ मटेरियल थे। तो बहुत ज़्यादा जूट उद्योग को लेकर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैल गई थी। तो ये प्रश्न जो है उससे आप याद रख सकते हैं कि भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक जूट वाले राज्य पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में है। सब जानते हैं आप कि पश्चिम बंगाल का ही भाग था। भारत में जूट को सोने के रेशे यानी गोल्डन फाइबर कहे जाते हैं। भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1859 में पश्चिम बंगाल के सिरसा जो है वेस्ट बंगाल में लगाया गया था। भारत में जूट उद्योग का विकेंद्रीकरण जो आप देखेंगे जूट उत्पादन क्षेत्र में ही मिलता है। यहाँ सिरसा, नौहटियाल ये सब जो इसके महत्वपूर्ण केंद्र आप देख सकते हैं, ये लिखे हुए हैं। फिर देखेंगे 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। कहाँ? प्रतापपुर में की गई थी। लोग अगर किसी को ये ऑप्शन याद भी होगा ना तो सबसे पहले प्रतापगढ़ रखा है जो यूपी का एक जिला है, वो देखेंगे तो हो सकता है उससे लोग कंफ्यूज हो जाए। याद रखिएगा प्रतापपुर है जो यूपी, जो आप देखेंगे चीन की, जहाँ सबसे पहले चीनी की मिल स्थापित की गई थी। तो वर्ष 1903 में भारतवर्ष में प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी। कहाँ? देवरिया जिला में स्थापित की गई थी। भारत में वृहद क्षेत्र का सबसे पुराना जो उद्योग देखेंगे वह देखेंगे जूट उद्योग है। भारत में वृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग जो देखेंगे वो जूट उद्योग है। वर्ष 1859 ईस्वी में बंगाल में श्रीरामपुर के निकट सिरसा नामक स्थान पर पहली बार जूट मिल स्थापित हुई थी। पूरे विश्व में भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक था। सर्वाधिक जूट मिलें पश्चिम बंगाल में थी। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन वाले राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, असम हैं। आज भी भारत में जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। अब है किन कारकों ने उत्तरी भारत को दक्षिण भारत में चीनी उद्योग को स्थानांतरण में सहायता की? वह सहायता की थी आप देखेंगे गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतम उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना, पेराई का अधिक लंबा समय का मौसम, सस्ता जो है श्रम। ये जो देखेंगे आप देखेंगे 3 कारण जो है वहाँ पिछले, लेकिन सस्ता श्रम तो अपने उत्तर भारत में भी था, ये जो है गलत हो जाएगा। बाकी 3 जो सही है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ चीनी उद्योग को स्थानांतरित का मुख्यतः गन्ने में प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, मौसम का नम होना, समुद्री तट पर स्थित होने के कारण गन्ने के शर्करे का अधिक होना, पेराई का अधिक लंबे समय तक मौसम आदि जो रहते हैं वो सब हैं।
अब है सहकारी क्षेत्रों में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है, कहाँ है? वह है फूलपुर में है। फूलपुर में, जो उत्तर प्रदेश के जहाँ यूरिया का उत्पादन होता है, वो सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है जो कि प्रयागराज में है। अब है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे, आप देखेंगे भारतीय संविदा अधिनियम 1870 जो है वह सही सुमेलित नहीं है। बाकी आप देखेंगे सही सुमेलित कंपनी अधिनियम 2013 जो आप देखेंगे जो 2016 से बना लागू है, इसी में हम लोगों ने पहला पढ़ा था। 1956 में प्रथम कत्य कंपनी अधिनियम आया था। हाँ, फिर है साझेदारी अधिनियम 1925 का 32 का, फिर है वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 का है। ये भी सब प्रतिस्थापित हो गए हैं धीरे। भारतीय संविदा अधिनियम ये ROR 2021 में आया भी था ये प्रश्न, ये वाला। उसी वक्त क्या कंपनी अधिनियम का 4 अधिनियम 5 अधिनियम 20-25 अधिनियम को 4 अधिनियम में कन्वर्ट कर दिया गया था ना, ये उसी का प्रश्न था। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 भारत का मुख्य संविदा कानून है। यह अधिनियम संविधाओं का निर्माण, निष्पादन और प्रवर्तन के संबंधित सामान्य सिद्धांत तथा क्षतिपूर्ति एवं गारंटी, जमानत, गिरवी तथा अभिकरण एजेंसी जैसे विशेष प्रकार के संविधाओं के से संबंधित नियम पर निर्धारित है। कंपनी अधिनियम 2013 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो कंपनी के निर्माण, उसके उत्तरदायित्व, उसके निवेशक तथा उनकी समाप्ति आदि पर नियमन करता है। साझेदारी अधिनियम 1932 में पारित एक अधिनियम है जो साझेदारी फर्म का नियमन करता है। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में पारित हुआ है। निम्न में से किस अधिनियम में परिवर्तन के सुझाने हेतु जे ईरानी समिति का गठन किया गया? वह था कंपनीज अधिनियम था। अब है भारत में उद्योग हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार क्या था? वो देखेंगे उद्योग अधिनियम 1951 था। उद्योग यानी विकास एवं विनिमय अधिनियम 1951 में सरकार ने नए उद्योगों की स्थापना एवं स्थापित उद्योगों के विविध प्रकार के उत्पादन के लिए लाइसेंस प्रदान करने का अधिकार दिया था। 1966 में हजारी समिति का गठन 1951 के औद्योगिक विकास एवं विनिमय अधिनियम की जांच करने के लिए किया गया। उद्योगों को लाइसेंस प्रदान करने वाली नीति की जांच के लिए सरकार ने 1959 में दत्ता समिति का गठन किया। दत्ता समिति किससे है आप देखेंगे, और वो उद्योग के लाइसेंस से संबंधित है। विदेशी निगमन शासन होते हैं शासित होते हैं, इससे होते हैं भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के माध्यम से होती है, जो कि अब बदल गया है। 2013 में बना था और 2016 में लागू हुआ था। अब है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखेंगे मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों के विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देने तथा निवेशकों को सुगम बनाना है। तो क्या बनाना? निवेशकों को सुगम बनाना है। अब है इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का प्रयोजन कब हुआ था? मेड इन इंडिया को एक गुणवत्ता का अंकितक लेबल बनाना है। अब वाक्यांश जो है शून्य त्रुटि, शून्य प्रभाव निम्नलिखित में से किस अधिनियम अभियान से संबंधित माना जाता है? वह मेक इन इंडिया अभियान से संबंधित माना जाता है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग यानी कि MSME के लिए प्रधानमंत्री ने हाल ही में शून्य दोषों शून्य प्रभाव यानी कि जीरो डिफेक्ट योजना का शुभारंभ हुआ। ये मेक इन इंडिया के 25वें क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण धुरी साबित हुआ। रोजगार का सृजन करना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, आर्थिक विकास के लिए कम से कम अवधि में देश की रक्षा का सूचक बनना। जेड मार्क जो MSME को दिया जाता था के लिए
एक विश्वसनीय मापदंड एवं विदेशी निवेशकों के लिए गुणवत्ता सूचन को इत्यादि इस अभियान के महत्वपूर्ण बातें हैं। जल्दी ये खत्म होने वाला है, ज़्यादा इसमें प्रश्न 80 प्रश्न 84 हैं जो खत्म होने वाले हैं। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को भारत में निर्देशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? वह सॉफ्टवेयर को जो है कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा देख लीजिए। विनिर्देशित कोर उद्योगों को किसी अर्थव्यवस्था में बुनियादी माना जाता है। निर्देशित कोर उद्योगों में 8 उद्योगों को शामिल किया जाता है। भारत में कितने? 8 हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्या है? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट तथा बिजली है। इन 8 उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है 40.27% का भारांश रखता है। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा फुट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? वो देखेंगे, सॉफ्टवेयर है। फुट लूज मतलब जूता उता उतार लीजिए और बैठ जाइए कंप्यूटर पर कर करने के लिए और सॉफ्टवेयर बनाइए, ये वही कहने का मतलब है। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन 2010 में भारत का स्थान कौन सा था? तो देखेंगे दूसरा था। लेकिन वहीं देखेंगे विश्व स्तर में 2022 में भारत का स्थान चीन के बाद द्वितीय स्थान पे आ गया था। भारत में सीमेंट उद्योग के सर्वाधिक कारखाने मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में हैं। भारतवर्ष में प्रथम बृहत इस्पात संयंत्र स्थापित संयंत्र हैं, कौन से थे? आप देखेंगे जमशेदपुर स्थित जो टिस्को है वो है सबसे ज्यादा स्थित है। फिर आप देखेंगे दीपम का एक विभाग है, किसका विभाग है? आप देखेंगे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है दीपम, एक विभाग है। केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल 2016 को विनिवेश विभाग का नाम बदलकर दीपम यानी आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट कर दिया गया था। दीपम केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है और केंद्र सरकार की इक्विटी के निवेश सहित सार्वजनिक क्षेत्रों के केंद्रीय उपयोग को निवेश के संबंधित के मामले की देखरेख करता। तो दीपम जो है ये इंपॉर्टेंट, दीपम विभाग किससे संबंधित है? वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्या करता है ये जो है? देखेंगे, आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट करता है, विनिवेश करता है। अब है देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्रथम EPZ की स्थापना 1965 में हुई थी। इकोनॉमिक पोटेंशियल जोन होता है। उसके बाद भारतवर्ष में जो अब SEZ नीति बनाई गई थी सन 2000 में। वडोदरा पटोला सिल्क का एक प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में जो पन्ना सोने की खान के लिए उत्पन्न, सोने के नहीं हीरे की खान के लिए होना चाहिए, इस पर विचार कीजिए। तो 1, 2, 3 सही है, लेकिन ये वाला जो सोने वाला गलत है। अब है व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल लाइसेंस अनिवार्य है, किसके लिए अनिवार्य? औद्योगिक विस्फोट के लिए हेतु अनिवार्य है। औद्योगिक विस्फोटक हेतु व्यक्तिगत लाइसेंसिंग अनिवार्य होता है। उद्योग और देखेंगे उसके बाद अधोलिखित है कि अधिकांशतः उद्योग के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया गया थे, किंतु सुरक्षा तथा विस्फोट से जुड़े लोगों को इसकी अनिवार्यता आज भी है। अब है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% यानी कि CSR गतिविधियों में व्यय करना था। तो दोनों ही गलत है। प्रश्नगत दिए गए CSR के संबंध में दोनों ही कथन गलत है, क्योंकि भारत संपूर्ण विश्व का पहला देश है जिसने वर्ष 2014 में कंपनी अधिनियम 2013
में संशोधन कर CSR को अनिवार्य बनाया। इसके अंतर्गत देखेंगे आप, इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने त्रिवार्षिक शुद्ध लाभ का 2% व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व में खर्च करना। त्रिवार्षिक शुद्ध लाभ 3 वर्ष का शुद्ध लाभ जो होता है उसका जो होगा आप 2% आप करेंगे 3 वर्ष में। आपको जैसे कि आप देखेंगे कि आपको 30 करोड़ रुपए का शुद्ध प्रॉफिट हुआ, तो अब 2% को कितना हो, 6 लाख रुपए जो है आप देखेंगे, सॉरी 6 लाख, 2% तो कम हो जाए, 0.0 लाख में हो जाएगा, वो आपको खर्च करना है। अब है सार्वजनिक, 100 करोड़ का लाभ हुआ आपको टोटल 3 वर्ष में, तो आप 2 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित अवसंरचना विकास का पूर्वावलोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था, वो देखेंगे वी केलकर थे। अब जो हम नए वीडियो देखेंगे कल से वो रहेगा सेवा क्षेत्र के बारे में रहेगा। तो चलिए वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।